बहन दोस्तों, हमको भी चाहिए वन रैंक वन पेंशन, हमको भी चाहिए सीएसडी कैंटीन की सुविधा और हमको भी चाहिए 50% पेंशन, हमको भी चाहिए छुट्टी और हमको भी चाहिए सम्मान। और बिल्कुल गृह मंत्री जी ने जवानों की पीठ थपथपाई जाकर के कहा डरो मत, आपको सब कुछ मिलेगा। और जवान हुए हैं गदगद। और इस बार सीआरपीएफ के जवान इतने खुश हैं, शायद इतिहास में पहली बार नहीं। इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। मैं कहता हूँ जो चीज चाहिए वो लिख कर दे दो। इस सीआरपीएफ के बहादुर जवान खड़े हैं, इन्होंने एक कैंप लगाया है जिसके कारण ये सारी सुविधाएं मिनिमम तकलीफ आपको पड़े। आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। वहां बैठकर अंदाज तो आता है कितनी कठिनाई में आप काम करते हो। इन बलों में सशस्त्र सीमा बल क्योंकि उन्होंने वो कारनामा किया है जो 40 साल से नक्सलवाद का डंक झेल रही थी सेना, और नक्सलवाद का डंक झेल रहे थे वहां के लोग। भारत के दिल में एक अंदर से कहीं ना कहीं छेद करते जा रहे थे नक्सली। और माननीय गृह मंत्री जी पहुंचे, सैनिक सम्मेलन लिया, दरबार लिया, जवानों को कहा कि आपने वो किया है जो अभी तक 40 साल से नहीं हुआ। आपने शांति स्थापित करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, सब कुछ दिया। हम दिल्ली में बैठ के ये सोच रहे थे कि शायद आप जो काम करने का तरीका है आपके लिए बड़ा मुश्किल वाला होगा, लेकिन जब मैं आपके साथ यहां रुका हूं, मैं आपके साथ घूम रहा हूं, देख रहा हूं, मिल रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी सोच से ज्यादा आपकी कुर्बानी है, चाहे आप अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक बल हैं। मिनिमम तकलीफ आपको पड़े। आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। वहां बैठकर अंदाज तो आता है कितनी कठिनाई में आप काम करते हो, परंतु यहां कर मालूम पड़ता है कि कठिनाई जो दिल्ली में बैठकर सोचते हैं उससे अनेक गुना ज्यादा है। मगर मैं आपको शायद मालूम नहीं होगा, अब 40 साल पुरानी एक समस्या जिसने लगभग 7 करोड़ लोगों के जीवन में अंधेरा करा है, वो समस्या को समाप्त करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। भारत के इतिहास में सीआरपीएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि नक्सल समस्या को आप लोगों ने। ये जिस जगह पे आप काम करते हैं, मौसम से लगाकर सामने की तकलीफ ही तकलीफ होती है। हम बात यहां लोग जो बात करते हैं अच्छे खाने की, अच्छे पीने की, अब मैं बात करूंगा इसके साथ। हाँ जी दोस्तों, एक तरफ एक कांस्टेबल, एक तरफ एक पुलिस सीआरपीएफ के कांस्टेबल कह रहे हैं कि हमें 50% पेंशन तो दीजिए, हमारा यानी यूपीएस या एनपीएस से गुजारा नहीं होगा। क्या ये 24 घंटे की नौकरी करते हैं, कुर्बानी देते हैं, शहादत देते हैं? ये वन रैंक वन पेंशन की बात आप इनके रणवीर सिंह है जो इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जैसे सेना को देते हैं वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। झंडा दिवस है तो भाई अर्धसैनिक क्या हम बगैर झंडे के? आपके यादाश्त के लिए सीआरपीएफ या ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जिन्होंने संसद से लेकर रामलला तक को सीआरपीएफ ने बचाया था, आपको याद है। इवन माननीय गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने बचाया। तो साहब हमको कौन बचाए? अर्धसैनिकों को हमारी ना तो जवानों की पेंशन है, ना वन रैंक वन पेंशन। कह सकते सम्मान की लड़ाई में बिल्कुल हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि सरहदों के वास्तविक चौकीदार हमें और प्रधानमंत्री जी हमारे साथ ही तो दिवाली मनाते हैं, तो बनंजा हमको दें, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी जी। और आज गृह मंत्री का आप समझ सकते हो इस देश में कितना बड़ा कद है और कितना बड़ा पद है, लेकिन कद बहुत बड़ा है इस सत्ता में। और अमित शाह जी को आप देख सकते हो, उन्होंने कितनी बातें कही, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप लिख करके दे दीजिए, डरना मत, अनुशासन ताकि कोई बात नहीं है। और दरबार में भी वो कह रहे थे कि आपका काम बिल्कुल यानी समझ से परे है, इतनी मुश्किलों में आप काम करते हो। इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। मैं कहता हूँ जो चीज चाहिए वो लिख कर दे दो। सरकार प्रयास करेगी, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। चलिए, शुभकामनाएं भैया। इस सीआरपीएफ के बहादुर जवान खड़े हैं, इन्होंने एक कैंप लगाया है जिसके कारण ये सारी सुविधाएं आपके पास अब पहुंचेगी। मतलब 7 बजे तक 35 किलो
इनार कैंप वतन के इंजई मतलब हर सुविधा वाता नार नक्सली ज्यादा मतन के मतलब सुधरे माई मता इंजई सुधरे माई। तो ये कैंप बनने के कारण आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, स्कूल चलेगा, कैंप में एक छोटा सा अस्पताल है, वहां आप इलाज करा सकते हो और ये पूरा क्षेत्र अब कोई नक्सलवादी आपको परेशान न कर पाए इस प्रकार का बनाने का अपने सीआरपीएफ के बहादुर जवान। और दोस्तों एक तरफ मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश के अंदर परिवहन राज्य निगम का एक कांस्टेबल है, उसके घर से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 52 किलो सोना मिलता है, 52 केजी सोना मिलता है और ये लोअर लेवल के कर्मचारी हैं। तो इनको क्या चाहिए? इनको सरकार से कुछ नहीं चाहिए। कितना लूटते होंगे आप देख सकते हो। ये न्यूज बड़ी हेडलाइन बनी है कि एक कांस्टेबल के पास से 2.5 करोड़ 10 करोड़ और जाकर के करोड़ों की संपत्ति मिलती है और ये ऐसे डिपार्टमेंटों में रहते हैं, आप समझ सकते हो, स्टेट पुलिस हो, रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंटों और ये आरटीओ चेकिंग वाले हों, दबा के धन होता है इनको, न तनख्वाह से। इनको पूछो बेसिक कितनी होती है इन्हें नहीं पता, डीए कितना होता है नहीं पता। क्यों, क्या करना है इनको बेसिक और डीए और पेंशन से? इनके पास तो पूरा माल भरा पड़ा है करोड़ों का, उसको ही अपनी चिंता करते हैं, इसको तो गिनते ही नहीं है। सच बता रहा हूं क्या ये अर्धसैनिक बल है और सेना के बलों के लिए सरकार जब कुछ देने के लिए मिलाती है, सरकार सोचती है कि इनको दूं नहीं दूं तो बड़ा दुख होता है। ये अपनी जान की बाजी लगा करके काम करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, एक सीआईएसएफ का कांस्टेबल परसों बोट एक्सीडेंट हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया पे, जान की बाजी लगा करके इसने कितने आदमियों को बचाया। बोला मैं पहुंचा, मैं कूदा, यानी बोट डूब रही थी और मैंने छलांग लगा करके जितने बच्चे उनको रेस्क्यू किया। एमबीपीटी मुंबई में जब मुझे मैसेज मिला सीआरपीएफ कंट्रोल रूम से 3:55 में कि जेडी 5 के नजदीक पैसेंजर लॉन्च डूब रहा है, उसको जाके देख लो, रेस्क्यू करना है। तो हम लोग वहीं से वापस होकर बोट जहां डूब रहा था उसी ऑन द स्पॉट गए थे 4:05 में। हमने जब देखा तो लॉन्च पूरी तरह डूब गई थी और खाली एंगल ही उसके ऊपर बचा था पानी के ऊपर। कितनी दूरी थी जब आपको मैसेज मिला? आप उसमें नाव पे थे या लैंड पे थे? हम उस टाइम राउंड में थे और मिनिमम डिस्टेंस था 3 से 4 किलोमीटर के अंदर। तो हम लोग 10 मिनट में कवर करके हम लोग बोट की जगह पहुंच गए। तो नज़ारा देख रहे थे तो बहुत ही क्रिटिकल था, हर कोई चिल्ला रहा था बचाने के लिए, लेकिन उसमें छोटे बच्चे ज्यादा होने के कारण हमने फर्स्ट प्रायोरिटी कर दिया कि छोटे बच्चों को बचाने के लिए। यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आप पहले थे जो बचाने वाले पहुंचे थे। तब तक कोई भी न तो नेवी पहुंची थी न ही कोस्ट गार्ड पहुंचे थे। तो उस समय क्या आपको लगा, क्या दिमाग में आया कि क्या करना है? हम लोगों को मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को देखते हुए हमें बच्चों को निकालना फर्स्ट प्रायोरिटी लगा। मिनिमम मैंने छोटा बच्चा फर्स्ट मैंने रेस्क्यू किया तो छोटा बच्चा, उसका एज था 3 से 4 मिनिमम। उसके बाद हम लोग जितने भी बच्चे निकाले वो हमारे बोट पर रखे। उसके बाद एक एक करके हम लोग पैसेंजर को ऊपर रेस्क्यू करते रहे। इतनी मतलब किसी भी हद तक जा सकते, चाहे सेना हो, अर्धसैनिक बलों को अपना बिल्कुल जीवन घुसेड़ देते हैं हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए। जब उनके लिए ओपीएस के लिए तरसना पड़े, भले आपके और कर्मचारी हैं जो 8 घंटा काम करते हैं या उनका और कुछ काम होगा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जहां सैनिकों को जो अधिकार मिलता है अर्धसैनिकों को भी मिलना चाहिए। चाहे वन पेंशन है, वो 60 साल तक जो आराम की नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने कॉम्बैट ड्रेस ही नहीं डाली होती है। वो तो फौज का सिस्टम है कि फ्राइडे को डाल लो या शनिवार को डाल लो, और पीस में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें ऑनरी भी मिल रही है और वन पेंशन मिल रहा है फौज के नाम पे, क्योंकि फौज की तो बजी पड़ी रहती है। और फौज के साथ जो फौज को सुविधा मिलती है, फौज के साथ कंधे से कंधा लगा के काम करता है तो सीआरपीएफ है। ये हम भी मानते हैं। आप जेएंडके में चले जाओ, आप ईस्टर्न में चले जाओ, आप नक्सलियों को देखिए, फौज 2-4 साल में नीचे भी आ जाती है, लगातार टेंटों में रहते हैं, लगातार अपने बच्चों से दूर रहते हैं। और इसीलिए इनके लिए प्रावधान किया गया था कम से कम 100 दिन की छुट्टी दिया जाए, कम से कम इनके परिवारों को इनसे मिलने दिया जाए, नहीं तो लोग कुंठित हो जाते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं और इस वजह से लोग अपनी जीवन लीला भी कहीं समाप्त कर लेते, इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्या ये देश के जवान नहीं, क्या देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? अरे 2 ज्यादा शब्द अंग्रेजी बोल करके चिकना होकर कोई बाहर घूम रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है क्या? देश के लिए खपना, देश के लिए कुर्बानी करना एक अलग जज्बा होता है, उसकी अलग स्केल होती है। कोई नहीं चाहता कि मैं जाऊं और जाकर के वहां शहीद हो जाऊं, कौन चाहता है?
कौन सा डिपार्टमेंट चाहता है? तो आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो कदम उठाया, मैं उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं, 100 बार सैल्यूट करता हूं कि जवानों से दरबार में कहा कि आपकी पूरी प्रशंसा की, वो दिल से कहा कि लिख के दे दो, जो आपको चाहिए मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मतलब बहुत दिल से कनेक्ट हुए, फॉर्मेलिटी नहीं, वहां कोई अधिकारी नहीं, वहां कोई और कुछ नहीं है। बार बार कहा है डरना नहीं है, अनुशासन अपनी जगह है, काम आप करते हो सब चीजें, लेकिन देखो हमारा प्रोटोकॉल कितना होता है कि हमारे सामने रक्षा मंत्री जी हैं, चाय खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, बड़ा खाना कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दिल की व्यथा नहीं कह पाते। यहां यही हमारी खूबसूरती है। शायद वो दिल की व्यथा नहीं कह पाते माननीय रक्षा मंत्री जी, तो दिल की व्यथा समझना आपका काम है। आप बड़ा खाना खा रहे हो, बगल में बैठ करके आप चाय पकौड़े खा रहे हो, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन उनको चेहरों के भाव, अंदर की बात भी पढ़नी होगी, क्योंकि समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। एक तरफ आपके दूसरे डिपार्टमेंट 8 घंटे नौकरियां करते हैं, वो उनके पास घर में बीवी बच्चों के पास रहते हो, उनकी तुलना हमारे सैनिकों से तो कम से कम मत करो। कहीं कोई भी बात आती है वो आपके हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे। ये बेचारे कहीं नहीं जाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारियों से भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, इन्हें कम से कम ये बात कह नहीं पाते, तो इनकी बात को समझने, इनकी व्यथा को समझने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको एक एक वीडियो देखना होगा, समझना होगा और कमेंट्स करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बड़े भाई और छोटे भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरह इनका काम करने का तरीका है और सेना का जो आर्मी का काम करने का तरीका बिल्कुल बराबर है। धन्यवाद दोस्तों।